स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। I'm here. I am right behind you. हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बिल्कुल प्योर सोल होते हैं और ये इतने प्योर होते हैं कि ये भगवान और शैतान दोनों को देख सकते हैं, दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चों का सामना सुपरनेचुरल एंटिटीज से होता है और वो चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पाते जिस तरह से बड़े लोग समझते हैं, और कभी कभी ये पूरी की पूरी विपदा, मुसीबत एक परिवार के ऊपर आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी ऐसी मुसीबतें आपके सामने आपके अपनों का एक ऐसा राज खोल देती है जो शायद कभी जिंदगी में आपको पता ही नहीं चलता। जी हाँ, कुछ ऐसा वो हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की राजीव ने, और यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुए वो इनकी अपनी बेटी आध्या के साथ हुए। आध्या एक 13 साल की लड़की थी और राजीव जो था वो अपने पिताजी के साथ ही अपने टाउन के अंदर, एक छोटा सा गांव बोल सकते हैं उसे, गांव के अंदर काम किया करता था और कोई बहुत ज़्यादा इनकम राजीव की नहीं थी। अब जब आध्या करीबन 8वीं क्लास, 7वीं 8वीं क्लास में पहुंची, थोड़ी बड़ी होने वो लगी, तो उससे उसकी एजुकेशन की चिंता सताने लगी, क्योंकि गांव के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं था और शहर में वो शिफ्ट हो पाए इतने उसके पास पैसे नहीं थे, इतनी उसकी इनकम नहीं थी कि शहर में वो किराए का मकान भी ले ले, अपने बच्चे को पढ़ा भी ले। पर मन में उसकी बहुत इच्छा थी और कशपकश उसकी चल रही थी कि कैसे करके वो शहर पहुंचे और अपनी बेटी को आगे पढ़ाए। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके एक ताऊजी हैं जिनका घर शहर से मात्र 12-13 किलोमीटर दूर है, मतलब गांव में ही है, और वहां से वो आसानी से अप डाउन कर सकता है अगर उसके ताऊजी उसको उस घर में रहने को अलाउ कर दें। तो वो राजीव के ताऊजी का अपना घर था, अगर वो मान जाते तो उसे किराया भी नहीं देना पड़ता और आसानी से वो रोज अप डाउन कर सकता था, अपना काम भी कर लेता और आध्या की पढ़ाई भी एक अच्छे स्कूल में वो करवा सकता था। ये सब सोचकर वो अपने ताऊजी के पास पहुंचता है, उन्हें सारी बात समझाता है। और आप उसकी खुशकिस्मती देखिए या फिर उसकी बदकिस्मती देखिए कि उसके ताऊजी उसको उस घर की चाबी देने को तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छी बात है यार, मेरा अपना ही बच्चा रहेगा, साफ सफाई भी हो जाएगी, वैसे भी हम लोग उस घर के अंदर रहते नहीं है, वो घर यूं ही पड़ा हुआ है, तुम लोग रहोगे तो थोड़ी घर की देखभाल भी हो जाएगी और तेरा भी पैसा बचेगा, हमारी जो पोती है वो भी पढ़ाई वढ़ाई कर लेगी। और इस तरह से राजीव को उसके ताऊजी घर की चाबियां मिल गई। वो बहुत खुश था कि अब वो आध्या को आगे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर में कोई और भी है जो उसका इंतजार कर रहा है। कौन है वो, क्या है वो, हम लोग सुनेंगे इस कहानी में आगे। बट उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहें तो अपनी स्टोरीज को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, हमारी बुक को परचेज करने के लिए आप इसे कई लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, इस बुक को प्यार दिया है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ बताएं इस बुक के बारे में, स्टोरी के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो डोंट मिस इट, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यक्षिणी की एक सुपर स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, मैंने खुद ने लिखी है बैठकर, चीज़ों को, एलिमेंट्स को इस तरह से आपके लिए मतलब ऐड किया है, इस तरह धागे में पिरोया कि आपको उसको पढ़ के बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आप अभी तक आपने हमारी यक्षिणी द कर्स ऑफ डिज़ायर बुक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं इस मेस्मराइज कहानी के अंदर आगे। राजीव अपनी बेटी आध्या और अपनी वाइफ निर्मला को लेकर अपने ताऊजी के उस घर में शिफ्ट हो जाता है। ये घर थोड़ा पुराना था लेकिन बिल्कुल एक कोठी की तरह बना हुआ था और इन लोगों के रहने के लिए वो मोर देन सफिशिएंट था। ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए, करीबन 1 महीने तक, 1 महीना इनको हो गया वहाँ शिफ्ट हुए बाद। राजीव आध्या को रोज स्कूल लेकर जाता, स्कूल छोड़कर वो अपने काम पे निकल जाता और शाम को आते टाइम लेकर उसे स्कूल से वापस अपने घर पे आता था। वहीं निर्मला पूरे घर को संभालती थी और बेसिकली वो हाउस वाइफ ही थी, तो उसका काम था पूरे घर को संभाल के रखना। और
बहुत अच्छा इनका जीवन यापन हो रहा था। अब एक दिन की बात है, ऐसी जोर से बारिश हो रही थी, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। बारिश होते ही सबसे पहले घर की लाइट चली जाती है। तो आध्या जो थी वो घर पे बैठकर अपना काम वगैरह कर रही थी और इतने में ही लाइट चली गई। थोड़ी देर उसने इंतजार किया, लाइट नहीं आई तो वो बोर होने लगी और उसके बाद वो अपना उसके जो घर में फ़ोन था उस फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके ऐसे ही घर को एक्सप्लोर करने लगी। उसकी मदर जो थी वो अपने काम में लगी हुई थी। घूमते घूमते वो घर के एक उस हिस्से में पहुंची जहाँ तक अभी वो कभी नहीं गई थी। वो बेसिकली एक स्टोर रूम था। वो टॉर्च जला के स्टोर रूम के अंदर गई, उसने देखा कि वहाँ पे डब्बे पड़े हैं, खाने का सामान पड़ा है और वहाँ से घूमकर वापस जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक चावल का डब्बा रखा हुआ था, उसके पीछे एक दरवाज़ा सा बना हुआ था, उस पर पड़ी। वो डब्बा क्या, वो बेसिकली बड़े साइज की एक टंकी सी थी, इसमें चावल भरे हुए थे। पता नहीं उस दरवाजे में ऐसा कोई अट्रैक्शन था या कॉलिंग थी, उसको लगा इसको देखना चाहिए कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। उसने उस डब्बे को थोड़ा बहुत अपना दम लगा के सरकाया और इतनी जगह बना ली कि वो चिपक के उस डब्बे से उसके पीछे उस दरवाजे तक पहुंच जाए। वो दरवाजे पे वो पहुंची, उस दरवाजे के गेट को उसने खोला और टॉर्च जलाई तो अंदर बहुत सीलन की बदबू हो रही थी। होता है ना, जब सब कुछ लकड़ी का बना हुआ हो और बहुत दिनों से खुला नहीं हो तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, आप जानते होंगे। तो ऐसी स्मेल उसको हो रखी थी और उसने देखा तो अंदर बस कबाड़ का सामान भरा हुआ था और इसी के साथ साथ पूरे कमरे में बहुत सारे जाले हो रखे थे, जैसे कई सालों से ये कमरा कभी खुला ही नहीं है। वो चारों तरफ देखती है तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं, सब ऐसे फालतू का सामान पड़ा हुआ था और वापस बाहर निकलने लगती है। तभी उसकी जो फ्लैश लाइट है वो एक बक्से पर गिरती है जो उस दरवाजे के जस्ट बिल्कुल पास में रखा हुआ था। वो बक्सा देखकर पता नहीं उसके मन में क्या आता है, उस बक्से को खोलती है और खोलकर जब फ्लैश लाइट डालती है तो उसके अंदर उसे एक गुड़िया रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर आध्या की आंखों में चमक आ जाती है। वो फटाफट से उस गुड़िया को बाहर निकालती है, बक्सा बंद करती है और फिर उसके बाद गेट लगाकर उसी रास्ते से निकलकर अपने घर के हॉल में आ जाती है। भागकर वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उनको दिखाती है, मम्मी देखो मुझे ये गुड़िया मिली है। और ये गुड़िया जो उन्होंने दिखाई निर्मला को, तो उसने उसको देखा और देख के उसको गुड़िया बड़ी अजीब से लगी। उस गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, उसकी आंखें जो थी ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रियल इंसान की आंखें हो। उसे देखकर वो उससे बोलती है कि ये तुझे कहाँ से मिली। आध्या उसकी मदर को बताती कि मुझे वो स्टोर रूम से मिली है। निर्मला उसकी बात ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि फैमिली हाउस था, उसे लगा होगा हो सकता है कहीं ना कहीं घर के अंदर पड़ी हो, इसको मिल गई हो, तो उसे उसको साफ वाफ करके और आध्या को देती है और आध्या उससे खेलने लगती है। लाइट अभी भी नहीं आई थी, बाहर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। इधर निर्मला राजीव का वेट कर रही थी कि वहाँ उसका भी आने का टाइम हुआ था और बारिश की वजह से वो लेट हो गया था। और तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकी। अब जैसे ही बिजली चमकती है तो उस टाइम पर निर्मला की नज़र घर की विंडो के ऊपर ही थी। तो उस बिजली की चमक में उसे दिखता है कि कोई खड़ा होकर उसके घर के अंदर झांक रहा है उस शीशे से। उसको देखकर डर जाती है एकदम से। फिर वो कंफर्म करने के लिए अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट जलाती है और बाहर जाती है और जितनी देर वो बाहर निकलने वाली होती है घर की लाइट भी आ जाती है और बाहर निकल के वो देखती तो विंडो के आसपास कोई नहीं खड़ा था। वहाँ किसी को भी नहीं पाकर वो चारों तरफ देखती है तो बिल्कुल काले बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ था, शाम का टाइम भी हो गया था और सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो वापस से घूमकर अपने घर के अंदर जाने लगती कि तभी उसे अपने पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ में अपना नाम सुनाई देता है। पीछे घूमकर देखती है तो फिर से कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उसे लगा कि शायद ये उसके मन का वहम है। वो वापस से घूमकर एक कदम और आगे बढ़ाती है कि तभी उसे एक बच्चे के खिलखिला के हंसने की आवाज़ आती है, एक लड़की की। पहली बार तो उसे लगा कि शायद आध्या की आवाज़ है। उसने जाके देखा तो आध्या तो अपने खेलने में मस्त थी। उसे लगा ये आवाज़ कैसे आई, और कुछ सोच पाती फिर से एक बार वही किलकारी गूंजी। चारों तरफ देखती है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है लेकिन कोई था नहीं। फिर थोड़ी घबराहट हो जाती है लेकिन जाकर वो अपने काम में लग जाती है। इसके थोड़ी देर के बाद ही राजीव भी घर लौट आता है। राजीव के आने के बाद आध्या अपने फादर को भी वो गुड़िया दिखाती होती है। वाह बेटा बहुत सुंदर गुड़िया है, खेलो खेलो अच्छी बात है। डिनर वगैरह ये लोग करते हैं और सोने चले जाते हैं। तो आध्या अपने अलग रूम में सोया करती थी। वो उस गुड़िया को अपने साथ लेकर ही सोई। लेकिन उस दिन इनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। करीब आधी रात के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ की आंख खुलती है आध्या के चिल्लाने की आवाज़ से। उसकी आवाज़ इनके कानों में आ रही थी, मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये आवाज़ सुनकर वो भागते हुए आध्या के कमरे में पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो आध्या नींदों में बड़बड़ा रही थी। अब ऐसा आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो आपने देखा होगा कई बार वो नींदों के अंदर बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं। तो इन दोनों को भी लगा कि छोटी बच्ची है, सपना देख रही है और शायद इसी वजह से वो नींदों में बड़बड़ा रही होगी। और दोनों इस बात को इग्नोर करके उसको चद्दर उड़ा के
वापस अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह से सब कुछ बदल जाता है। सुबह उठकर निर्मला आद्या को स्कूल के लिए जगाने जाती है। उसे बार बार जगाती जगाती वो उठ ही नहीं रही थी, जबकि आद्या सिर्फ एक आवाज पर स्कूल के लिए उठ जाया करती थी। पर आज करीबन 8 से 10 बार जगाने के बाद भी जब वो नहीं उठी तो निर्मला ने उसको जबरदस्ती पकड़ के हिलाना चाहा और जैसे उसने ये किया, अचानक से आद्या ने निर्मला के हाथ पे काट लिया और बहुत तेजी से वो चिल्लाई कि नहीं जाना मुझे कोई स्कूल स्कूल, और इतना बोलकर वो चद्दर उड़कर वापस सो गई। निर्मला आद्या के इस बिहेवियर से शॉक थी, क्योंकि आद्या एक बहुत ही सीधी बच्ची थी। वो कभी किसी से चिल्लाकर भी नहीं बोलती थी और आज एकदम से उसने उसके हाथ पे काट लिया। वो दौड़कर अपने हस्बैंड राजीव के पास गई, बताया कि कैसे उसने उसके हाथ पर काट लिया। राजीव निर्मला से बोलता है कि कोई बात नहीं यार, छोटी बच्ची है, कभी कभी मूड स्विंग्स की वजह से उसने ऐसा कर दिया होगा, तुम इग्नोर करो, कोई बात नहीं, आज उसको रेस्ट करने दो। निर्मला ने भी थोड़ा सोचा, अब हो सकता है कुछ, क्योंकि इस एज के अंदर हार्मोनल चेंजेस तो आते हैं बच्चों के अंदर, तो हो सकता है मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हों। वो भी इस बात को इग्नोर कर देती है और उस दिन आद्या स्कूल नहीं जाती है। राजीव अपने काम पर चला जाता है, निर्मला अपने घर के काम में लगी हुई होती है। वो किचन में कुछ कर रही होती है, तभी उसे आद्या के हंसने की आवाज आती है। अब आद्या के हंसने की आवाज तक तो ठीक था, उसे आद्या के साथ साथ एक और बच्चे के हंसने की आवाज आती है। निर्मला सोचने लगती है कि दूसरे बच्चे की आवाज कैसे आ रही है। वो दौड़कर आद्या के पास जाती है और देखती है आद्या उसी गुड़िया से खेलने में लगी हुई थी अकेले ही। उसे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन से अजीब सी आवाजें आ रही है। वो घूमकर वापस जाने लगती है और फिर से उसे उसी तरह के एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। फिर पीछे घूम के देखती है, अभी भी आद्या उस डॉल के साथ खेल रही थी। चारों तरफ देखती है, कोई भी नहीं था। एक बार घर के बाहर भी जाकर देख कर आती है, कोई भी नहीं था। फिर वो इसे अपना वहम मानकर वापस से किचन में जाके काम करने लग जाती है। अब वो किचन में कुछ काम कर रही थी कि तभी अपने आप ही किचन का जो टैप था वो ऑन हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। तो टैप की तरफ देखती है, फिर वो जाती है, टैप को बंद करती है, बंद करके आवाज घूमती है और उसके घूमते ही वो टैप वापस से उससे पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो चौंक कर उस टैप की तरफ देख रही थी कि तभी उसे अचानक से आद्या के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर जाती है, देखती है आद्या जहाँ खेल रही थी वो वहां से गायब थी और तभी उसे ऊपर सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आती है। वो भागकर ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो जो देखती है उसकी मान लो दिल की धड़कन रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने आद्या अपने दोनों हाथ और पैर उल्टे करके, होता है ना जो आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, उल्टा होकर चलते हैं बिल्कुल स्पाइडर की तरह, ऐसे आद्या चल रही थी। और चल रही थी जो ठीक है, उसकी आंखों में एक अलग ही सफेदपन था। इसे देखकर जोर चिल्लाती आद्या और भागकर उसके पास जाती है, उसको पकड़ के सीधा करती है और उसको होश में लाती है। क्या हो गया तेरे को, कैसे चल रही है? तो उसको देखकर आद्या हंसने लग जाती है, अपनी मम्मी को देखकर बोलती है देखो मम्मी, मजा आया ना आपको, देखो मैं कैसे चल पाती हूँ, आपको पता है ये मुझे मेरी नई दोस्त ने सिखाया है। निर्मला के पसीने छूट जाते हैं। वो आद्या को पकड़ते, तभी उसकी नजर पीछे पड़ी उस डॉल पर पड़ती है जो मानो इन दोनों को ही देख रही थी। उसे गुस्सा आता है, वो आद्या को साइड में करती है, उस डॉल को उठाकर फेंक देती है और उसे फेंक कर वो आद्या को अपनी गोद में उठा लेती है। और जैसे उसको गोद में उठाती है, आद्या उससे छूटकर नीचे उतरती है और नीचे उतरकर अपनी माँ को धक्का दे देती है। आद्या का ये बिहेवियर देखकर निर्मला बड़ी शॉक्ड थी कि आज आद्या ने मुझे धक्का भी दे दिया, जबकि ऐसा उसने कभी किया ही नहीं है। वो बहुत गुस्से में थी और बोलती है कि मेरी डॉल को क्यों फेंका, मेरी डॉल को क्यों फेंका। उसकी हरकत देखकर निर्मला को भी गुस्सा आता है और उसको मारने के लिए हाथ उठाती है। इतनी देर में वहां पर एक छोटा सा गमला पड़ा था, जिसको उठाकर आद्या अपनी माँ की तरफ फेंक देती है। वो तो टाइम रहते निर्मला झुककर उससे बचती है, लेकिन आज आद्या का ये रूप देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक थी। आद्या की आंखों में उसे एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था, जैसे कि वो अपनी माँ को मार देना चाहती हो। निर्मला समझ गई थी कि ये उसकी आद्या नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गुस्से में आकर वापस जाने लगती है कि तभी अचानक से उसे वापस से आद्या की चीख सुनाई देती है। आद्या ने अपने हाथ को पता नहीं कैसे अजीब सा कंधे से मोड़कर इस तरह से दबा लिया था कि उसके हाथ में और गले में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो दर्द में चीख रही थी। निर्मला भागकर उसके पास जाती है, उसके हाथ को सीधा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ ऐसे अकड़ गया था जैसे किसी ने पकड़ के उसको रस्सी से बांध दिया हो। उसको छुड़ाने की बार बार कोशिश करती है कि तभी एकदम से 2 कदम पीछे हट जाती है, जब आद्या एक बहुत ही क्रीपी सी हंसी हंसना शुरू करती है। एक ऐसी हंसी थी जिसने निर्मला की भी आत्मा, जिसको सुनकर निर्मला की आत्मा सिहर गई थी। निर्मला धीरे धीरे पीछे होने लगती है। उसके सामने आद्या थी, लेकिन आद्या के चेहरे से वो मासूमियत गायब थी। एक अलग ही डरावनापन था उसके चेहरे में और उसकी हंसी में, और सबसे बड़ा डरावनापन था उसकी आंखों में। उसकी आंखों को देखकर निर्मला को साफ साफ ये दिखाई दे रहा था
कि ये उसकी आध्या नहीं है। निर्मला दौड़ कर नीचे जाती है और राजीव को फोन लगाती है, और फोन लगाने के बाद वो वापस आती है, और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि छत की दीवार पर आध्या एक कोयले से लिख रही थी, मैं वापस आ गई हूँ। निर्मला तो पहले समझ चुकी थी कि कुछ और है, और अब ये लिखा हुआ देखकर उसे और इस बात की श्योरिटी हो गई थी। वो जैसे तैसे करके आध्या को नीचे लाती है और उसके कमरे में बंद कर देती है, और उसके बाद वो राजीव का वेट करने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद राजीव घर पहुंचता है। निर्मला बाहर खड़ा होकर उसका वेट ही कर रही थी, और उसके आते ही वो सबसे पहले उसे छत पर लेकर जाती है और सारी बात बताती है। छत पर राजीव साफ साफ लिखा हुआ देखता है, मैं वापस आ गई हूँ, और उसे देखकर उसे लगता है कि यार अभी तक तो वो सोच रहा था कि शायद आध्या उसकी मदर से मजाक कर रही है, लेकिन मजाक में वो ऐसा कुछ नहीं लिख सकती है। उसके बाद वो सीधा आध्या के कमरे में जाता है, रूम का दरवाजा खोलता है। उसने देखा कि आध्या नीचे लेटी हुई थी। वो जाकर उसे संभालता, अपनी गोद में उठाने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाता है वो एकदम से छिटक कर नीचे कूदती है और अपनी माँ निर्मला को धक्का देते हुए घर से बाहर भाग जाती है। इधर निर्मला चाहती है राजीव रोको उसे, वो भाग गई है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती, किस्मत की बात है कि 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे और पीछे से वो पकड़ो पकड़ो निर्मला की आवाज सुन रहे थे, तो वो दोनों भागकर आध्या को पकड़ लेते हैं। पर आध्या तो उन दोनों की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। उसमें तो पता नहीं इतनी ताकत कैसे थी, उन दोनों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी आध्या को पकड़ने के लिए। और वहां पर आवाज भी उन्हें सब चिल्लाने में लग गए थे। आध्या खुद भी बहुत अजीब सी आवाज में चिल्ला रही थी, और उनकी आवाज सुनकर आसपास के घरों से भी 3-4 लोग आ गए और सब मिलकर आध्या को पकड़ने लगे। और थोड़ी देर में देखते देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास जितने भी घर, छोटा सा गांव था, सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, और सब लोग देख रहे थे कि आध्या के अंदर कुछ अलग ही पावर आ गई है। वो एक अलग ही आवाज के अंदर गुस्से में चिल्ला रही है, और ये आवाज किसी छोटी बच्ची की नहीं बल्कि एक औरत की है। पूरा गांव समझ गया था कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी बाधा आ गई है। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़कर आते हैं और आकर बोलते हैं कि इस बच्ची के ऊपर कोई दवा ववा काम नहीं करेगी, तुम सब लोग को दिख रहा होगा इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है, ऊपरी ताकत है। इसे बाबा विद्यानाथ के पास लेकर जाओ, वो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है और वही इसको ठीक कर सकते हैं। जिनके गांव में ही एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक रहते थे जिनका नाम था बाबा विद्यानाथ। और बिना देर किए गांव के कुछ आदमी और आध्या के पेरेंट्स उसको लेकर उन बाबा के पास पहुंचते हैं। उन बाबा के घर के बाहर पहुंचते ही आद्या बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और वो सबसे अपने शरीर को छटकने की कोशिश करती है, जैसे बस वो यहाँ से छूटकर भाग जाना चाहती हो। आद्या की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो बाबा भी अपने घर से बाहर निकलते हैं और उन बाबा को देखते ही जैसे आद्या की आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उनकी जो नसें होती उनमें बिल्कुल लाल लाल खून भर गया था और वो बहुत गुस्से से अजीब सी आवाज निकालती हुई उन बाबा की तरफ देख रही थी। और उसको देखते बाबा बोलते, तू बाहर कैसे आ गई? तुझे किसने आजाद किया? उन्होंने चारों तरफ देखा और बोला, इसको तो मैंने कैद कर दिया था, इसको किसने आजाद किया है? इधर राजीव और निर्मला दोनों से को देख रहे होते हैं कि आजाद किया, ये कैसी बात कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि आध्या को इन्होंने कब कैद किया। उन्होंने बोला कि बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, और मेरी बच्ची को क्या हुआ है? तो वो बोलते हैं ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये वो चुड़ैल है जिसे आज से कई सालों पहले मैंने बांध दिया था और उसी ने तुम्हारे बेटे के शरीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। उनकी बात सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और सब लोगों को देखकर आध्या एक अजीब सी स्माइल देती है। जिन लोगों ने आध्या को पकड़ा हुआ था ये सुनकर वो भी डर जाते हैं और डर के मारे वो थोड़ा सा अपना हाथ ढीला कर देते हैं और जैसे उनकी पकड़ ढीली होती है उनसे छुड़ाकर आद्या सीधा गांव की तरफ भाग जाती है। जैसे सब उसके पीछे भागने वाले होते हैं और निर्मला और राजीव के तो होश उड़ जाते हैं, तभी बाबा उनको रोकते हैं, रुक जाओ, अभी उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। आज रात को हम क्रिया करेंगे तब वो अपने आप यहाँ पर चल कर आएगी, किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। उधर राजीव बोलता है, बाबा आप कैसी बात करें, मेरी बेटी कहाँ चली जाएगी? तो बोलता है, शांत रहो, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं वापस आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर अभी कुछ किया गया तो तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो इनको जानते नहीं थे, क्या भरोसा रखें। फिर गांव के जो 2-3 बुजुर्ग उन्होंने समझाया कि बात को समझो, जो बाबा जी कह रहे हो उनको करने दो, तुम इनको नहीं जानते हो लेकिन हम इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपनी बात के पक्के हैं और तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। राजीव को और निर्मला को दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी कि वो कहीं चली गई तो उसे कुछ हो गया तो। बाबा उसके चेहरे पर उसकी परेशानी को समझ जाते और आकर बोलते कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अगर अभी कुछ भी करने की कोशिश की गई उसे पकड़ने की तो तुम्हारी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो और भगवान पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी हम तैयारी करते हैं,
हमें रात को अपनी पूजा और क्रिया करनी है और वो खुद चलकर यहाँ पर आएगी, तुम देखना। बाबा के कॉन्फिडेंस को देखकर राजीव में भी थोड़ी हिम्मत आती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो और क्या कर सकता था। अभी तक तो वो कुछ नहीं कर पाया था ना। वो तो गांव के उन लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया। अगर वो उस टाइम नहीं पकड़ पाते तो उसे शायद कुछ पता ही नहीं चलता। अगर राजीव और निर्मला ही अकेले होते और उस टाइम पर वो भाग जाती तो वो दोनों मिलकर क्या कर लेते। जैसे तैसे राजीव ने अपने मन को और निर्मला को समझाया। फिर बाबा ने उसको सामान की लिस्ट दी और वो सामान लेकर आया। सारा सामान वगैरह इकट्ठा करके रात को 12 बजे उनको क्रिया करनी थी। सब लोग रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के 11:30 बजे बाबा जी ने सबसे कहा कि सब लोग छुप जाओ, जो जहां है वो वहीं रहे, कोई कुछ देखे तो भी कुछ ना बोले, क्योंकि ये चुड़ैल है, ये आंखों से भी सुन लेती है। फिर बाबा ने अपनी तैयारियां शुरू की और उसके 5 मिनट के बाद ही सबको एकदम से आध्या के चिल्लाने की आवाज आती है। दूर से देखा सब लोगों ने तो आध्या चलती हुई बाबा की तरफ ही आ रही थी। जब सुबह आध्या बाबा जी से बात कर रही थी, वो समझ गए थे कि यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, और तभी उन्होंने अपने चेलों को ये इशारा कर दिया था। इशारा ऐसा नहीं कि आंख से कर दिया हो, टेलीपैथी। वो कम्युनिकेट कर सकते थे अपने शिष्यों से, और उनसे कह दिया था कि एक बंधन बना दो गांव के चारों तरफ, जिससे ये बाहर नहीं जा पाए। ये शिष्य थे ये भी इनविजिबल ही थे, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए साधक थे ये, इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये श्योर थे कि वो अपने आप आएगी, क्योंकि वो इस घेरे को पार नहीं कर सकती है। आध्या आती है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, मिट्टी के अंदर वो पूरी लथपथ थी, और आकर वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको पकड़कर लेकर आया है, और चुपचाप वो उसके डर से वहां पर खड़ी हुई है। इसके बाद आंगन के बीच में चतुर्भुज यानी स्क्वायर की शेप में एक हवन कुंड बनाया जाता है। इस हवन कुंड के चारों कोनों पर पीपल के पत्तों, लौंग, इलायची और काले तिलों से हर कोने को रक्षा चक्र में बांधा गया था। इसी के साथ साथ उस हवन कुंड के चारों तरफ रखी हुई थी नीम की लकड़ियां, जो कि डायनों और चुड़ैलों के विनाश के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। उस कुंड के बिल्कुल बीच में बाबा जी ने काला चमकदार कपड़ा बिछाया और उस पर सिंदूर से बनाया काल भैरव यंत्र। फिर बाबा ने वो गुड़िया मंगवाई जिससे आध्या खेलती थी, और उस गुड़िया को उन्होंने उस चक्र के बीच में रखा, जो चक्र उन्होंने बनाया था रक्षा सूत्रों से बांधकर। उस चक्र के बीच में उसे रखा। उस गुड़िया की आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जो वो सबको देख रही है। जो भी उसकी तरफ देखता थोड़ी देर में अपनी नजरें नीची कर लेता, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई लाइफ उसके अंदर है। वो जो आंखें थी वो निर्जीव नहीं थी, उनके अंदर जान थी। उस कुंड के चारों तरफ उन्होंने एक अष्टाकार चक्र बनाया जिसके 8 कोने थे। इस चक्र को बनाने में उन्होंने राख और सिंदूर को मिलाकर काम में लिया था। उस चक्र के 8 कोनों में 8 अलग अलग पुतले रखे गए थे, सफेद कपड़े से बने हुए, और हर एक पुतले का रूप अलग अलग था। हर एक पुतला एक भाव और एक शक्ति को दर्शाता था। जो पहला पुतला था वो उस चुड़ैल या डायन के काली रूप को दिखाता था। ये उसका रौद्र रूप था जिसकी आंखों के अंदर लाल पत्थर लगे हुए थे। दूसरा पुतला एक छोटे बच्चे की तरह था जो उसका बालिका रूप था। तीसरा पुतला जिसमें सिर्फ एक आंख थी वो था इसका ग्रहण रूप, जो कि अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता था, यानी बेसिकली वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता था। चौथा पुतला सिर्फ एक लकड़ी से बना हुआ था जो इसका वृक्ष रूप था, जो दिखाता था कि ये कहीं ना कहीं वृक्षों में वास करती होगी। पांचवा पुतला कुछ ऐसा था कि उसके गले में कुछ बंधा हुआ था, जैसे सांप बंधा हुआ हो, और ये उसका नाग रूप था जो उसके जहरीले स्वभाव को दिखाता था। छठा जो पुतला था वो बिल्कुल अजीब सा और अलग तरह का पुतला, जिसका कोई चेहरा नहीं था, और ये उसके मायावी रूप को दर्शाता था, यानी हर पल अपना चेहरा बदल सकती है। सातवां पुतला इसका चंद्रिका रूप को दिखाता था, जिसमें उसके चेहरे को पूरे एक सफेद कपड़े से बनाया गया था, और बाकी सारा जो पार्ट था वो थोड़ा अंधेरा, थोड़ा डल सा था, जो कि दिखाता था कि किस तरह से सिर्फ उसके चेहरे पर रोशनी और बाकी पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ है। और आठवां पुतला था जिसके हाथ में एक बच्चा था, और वो इसके मातृ रूप को दिखाता था, लेकिन वो ये दिखाता था कि है तो माँ के रूप में, लेकिन बच्चों तक को खा जाती है। इस तरह से उसके हर गुण अवगुण का एक एक पुतला बनाया गया था। इस प्रिपरेशन को देखकर ही लग रहा था कि आध्या जिस चुड़ैल के चपेट में है वो कोई नॉर्मल चुड़ैल नहीं है, वो शायद कोई बहुत पहुंची हुई चुड़ैल रही हुई होगी अपने ज़माने की, या फिर वो कई सालों से इसके अंदर बंद है। उन बाबा ने ही राजीव को ये बताया था
कि ये 8 पुतले उसकी शक्तियों को दर्शाते हैं और जब तक ये पुतले जलेंगे नहीं तब तक उसकी शक्तियां क्षीण नहीं होगी, खत्म नहीं होगी और तब तक वो इसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। हर पुतले के ऊपर एक ताल पत्र बांधा गया था जिसके ऊपर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था और जब वो पुतले के साथ साथ वो ताल पत्र जलता तो वो उसकी उस शक्ति को या उस चुड़ैल के स्वरूप को मुक्ति दे देता। उस गुड़िया के चारों तरफ 3 रेखाएं बनाई गई, एक चंदन से, दूसरी राख से और तीसरी लाल सिंदूर से। इसके बाद उस गुड़िया के हाथ पर एक पतली सी चांदी की चैन बांधी गई जिसपे एक त्रिशूल लॉक की तरह लगा हुआ था। फिर बाबा ने एक रुद्राक्ष की माला उठाई और आंख बंद करके ध्यान लगाकर वो अपना मंत्र जाप करने लगे और उसके बाद बाबा ने एक एक करके उन पुतलों को जलाना शुरू किया। जैसे ही एक पुतला जलता तो जिस डायरेक्शन से वो पुतला जलता उसी तरफ से एक बहुत ही अजीब सी चीखने की आवाज आती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया से कोई आवाज आ रही हो। जब पहला पुतला जला तो आद्या ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी सांसें तेज तेज होने लगी। जैसे ही दूसरा पुतला जला आद्या ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसका दांत खटखटाने लगी, कट 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 इस तरह से, और इस तरह से गुस्से में बोलने लगी। जैसे ही तीसरा पुतला जला आद्या एकदम से बहुत तेज चीखी और फिर चुपचाप गर्दन करके पहले तो रोने लगी और रोने के बाद उसकी आंखें आंसू से भर गई तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर उनसे वो मदद की गुहार लगाने लगी। अपनी बच्ची को, इकलौती बच्ची को इस हालत में देखकर किस माँ बाप का दिल नहीं पसीजेगा। लेकिन बाबा ने उन दोनों तरफ से आंखें निकाली और आंखों से कहा रुक जाओ वहीं की वहीं, क्योंकि उनको दिख गया था कि ये अब पिघल रहे हैं। ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही उन्होंने राजीव और निर्मला को समझा दिया था कि अगर एक बार तुम्हारी बच्ची उस रक्षा घेरे से बाहर निकल गई तो फिर मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और इस तरह से एक एक करके उन पुतलों को जलाते रहे और जैसे ही 8वां पुतला जला आद्या एकदम से आसमान तरफ देखकर बहुत तेज चीखी और वो चीख इतनी खतरनाक थी आसपास जितने भी लोग छुपे हुए थे सबकी आत्मा कांप गई। उसके बाद बाबा ने देखा तो बाकी सारे पुतले पूरी तरह जल चुके थे, लेकिन उसका जो शापित रूप वाला पुतला था वो अब भी आधा ही जला हुआ था। तब उन्होंने एक पीला कपड़ा अपने पास से निकाला जिसमें था अग्नि ज्वाला सूत्र। ये एक पवित्र रस्सी थी जो कि महाशिवरात्रि की रात को अघोरी पूजन के द्वारा बनी थी। उन्होंने उस सूत्र से उस गुड़िया को बांधा और उसके बाद उसे कुंड के अंदर डाल दिया और ये करने के बाद उन्होंने अपने मंत्र पढ़े और आखिरी मंत्र उच्चारित करने के बाद उन्होंने बोला आत्मा जिसमें बंधी थी उसे मुक्ति मिले, जो शरीर उसने पकड़ा था उसे मुक्ति मिले। हे काल भैरव रक्षा करो, हे महाकाली इस माया को जला दो। इतना कहते ही आद्या बहुत तेज चिल्लाई और उसके बाद वो वहीं की वहीं बेहोश हो गई। इतना होते ही एकदम से उस हवन कुंड में काला धुआं निकला और फिर उस कुंड की लपटें अपने आप इतनी तेज हो गई जैसे किसी जलती आग में कोई केरोसिन डाल दे और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक सन्नाटा छा गया और सिर्फ आग की लपटों की आवाज कुछ देर तक वहीं पर गूंजती रही। करीबन 1 घंटे के बाद आद्या को होश आया। उसे होश आया तो उसकी आंखें बिल्कुल थकी थकी थी, लेकिन अब वही मासूमियत वापस उसके चेहरे पर लौट आई थी। उसे होश आया तो उसके माँ बाप ने उठाया, वो सीधा अपनी मम्मी से लिपट गई और लिपटते हुए बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे उस गुड़िया में बांधकर एक डिब्बे में बंद करना चाहता। उसके बाद वो बाबा उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं, उसे शांत कराते हैं, उसके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और उसके सिर के ऊपर 2-3 बार हाथ फेर कर कुछ मंत्र बोलते हैं और उसके बाद उसके पेरेंट्स की तरफ देखकर बोलते हैं कि आज के बाद इसे कोई बुरी शक्ति कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये सब कुछ होने के बाद राजीव उन बाबा से पूछता है कि ये गुड़िया आखिर क्या थी, ये चुड़ैल उसके अंदर कैसे आई और ये घर तो मेरे ताऊ जी का घर है, यहाँ पर ये गुड़िया क्या कर रही है। तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे ताऊ जी ने ही आज से करीबन 30 साल पहले इस चुड़ैल को मुझसे इस गुड़िया में बंद करवाया था और इसीलिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। राजीव कंफ्यूज होता है कि 30 साल पहले, तो बाबा ने बताया कि आज से करीब 30 साल पहले तुम्हारे जो ताऊ जी हैं उनकी पत्नी के ऊपर एक चुड़ैल लिपट गई थी। वो कहीं बाहर गई थी और वहां से वो इनके पीछे आ गई। उसने इन्हें बहुत परेशान किया और थक हार कर जब लोग मेरे पास आए उस टाइम पर जितना मुझे ज्ञान था मैं बस उसे बंद ही कर सकता था, मैं उसे मुक्ति नहीं दिलवा सकता था। तो मैंने उसे उस गुड़िया में कैद करके उसी घर के अंदर बंद कर दिया था और उनसे उस घर को खाली करने को कह दिया था। तुम्हारे ताऊ जी के परिवार पर अब भी उस चुड़ैल का असर है और इसीलिए उनके घर में कोई ना कोई हानि, बीमारी या फिर फाइनेंशियल लॉसेस चलते रहते हैं और उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस चुड़ैल को कोई और शरीर मिल जाए। ये बात सुनकर राजीव बड़ा शॉक्ड था
कि उसे समझ में आ गया था कि उसके ताऊजी ने इतनी आसानी से उसे एक घर क्यों दे दिया था। वो ये चाहते थे कि उसके घर तीनों मतलब उसके जो परिवार के तीनों मेंबर थे उनमें से किसी एक का शरीर उस चुड़ैल को मिल जाए और वो इस चीज से आजाद हो जाए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर कि उनकी वजह से शायद उनकी बच्ची की जान भी जा सकती थी। एक परिवार का मेंबर अपने ही परिवार वाले के लिए इस तरह से सोचता है कि उसके जान लेने पर वो उतारू हो गया। उसके बाद उन बाबा ने बताया कि जब मैंने इसको कैद किया था तब मुझे पता था कि कभी ना कभी ये बाहर आएगी और मैं अपनी शक्तियाँ अपनी साधना के द्वारा ये सीखता रहा कि जब कभी ये बाहर निकलेगी तो इसे मुक्ति कैसे दिलानी है। जानबूझ करके मैं खुद कुछ नहीं कर सकता था, जब तक ये शांत थी तब थी। तुम इस घर में आए तो ये तुम्हारी बच्ची पर आ गई। वैसे इसको मैंने बहुत अंदर छुपाया था, लेकिन शायद तुम्हारी बच्ची कहीं ना कहीं इस गुड़िया को ढूंढ लाई और उसी वजह से उसके ऊपर ये मुसीबत आई। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है, अब किसी को कुछ भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर राजीव को तसल्ली हुई। उसके बाद तुरंत ही उसने वो घर खाली कर दिया और वापस से अपने गांव चला गया और वहां पहुंचकर उसने अपने पिताजी और अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। खैर, इन लोगों ने इनके ताऊजी के परिवार से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी साबित करने को नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। ये सारा इस चीज की सजा ये सब उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया क्योंकि उसके ताऊजी खुद एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और ये शायद उनके कर्मों का ही फल था। यही मानकर राजीव ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। इसके कुछ दिनों के बाद राजीव अपनी पूरी फैमिली को लेकर शहर शिफ्ट हो गया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने देगा, चाहे उसे डबल काम करना पड़े। लेकिन किस्मत भगवान की कृपा से वो पहुंचा शहर। कुछ ही दिनों में उसकी एक अच्छी जॉब लग गई और अपनी फैमिली के साथ वो आराम से रह रहा है और अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये थी कहानी एक परिवार के ऊपर आई मुसीबत की, एक ऐसे छुपे हुए राज की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। एक गुड़िया जिससे खेलने के लिए एक बच्ची उसे बाहर निकाल के लाई, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि ये गुड़िया एक श्रापित गुड़िया है। ये अकेली नहीं है, इसके अंदर बैठी हुई है एक बहुत खतरनाक सुपर नेचुरल पावर। अगर वो बाबा उस गांव में नहीं होते तो शायद आध्या की जान पर बना सकती थी। तो ये थी कहानी राजीव और उसके परिवार की। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके आसपास भी, आपकी नॉलेज में, आपके परिवार वालों में या आपके जानने वालों में ऐसा कोई टॉय, ऐसा कोई खिलौना है या ऐसा कोई चीज, ऑब्जेक्ट है जो कि श्रापित है। कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।